नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस का खबरों को एक बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत जो है प्रयागराज से। पुलिस का वो जेल के बाहर इस तरीके से रखा गया था और जो वज्र वाहन था जिसमें आरोपियों को ले जाया गया कि जो जेल का गेट था वो नजर नहीं आ रहा था और उसी वज्रवाहन की आड़ में तीनों आरोपियों को इस वाहन में चढ़ाया गया और उसके बाद प्रयागराज ले जाया गया है सीजेएम कोर्ट पे, जहां उनकी पेशी होनी है। और पेशी के दौरान जो सरकारी वकील हैं वो ये मांग रख सकते हैं कि उन्हें ये तीनों आरोपी पुलिस की कस्टडी में चाहिए, उन्हें रिमांड पर हम लेना चाहते हैं, उनसे बहुत सारी पूछताछ करनी है, उनके कनेक्शन हमें खंगालने हैं, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है या निवेशकों के साथ में जो बिल्डर वगैरह होते हैं उनके साथ कनेक्शन निकला है या फिर कोई राजनीतिक कनेक्शन। ये तमाम तरह की जानकारियां जुटानी ऐसे में पुलिस कस्टडी में लेना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इस दौरान उन्होंने किस तरीके से रेकी की थी, कहां पे ठहरे थे, कहां रुके थे, कैसे कैसे आए थे, हथियार उन तक कैसे पहुंचा, ये तमाम घटना जो घटी इस दौरान में उसका रिक्रिएशन भी करना, सीन रिक्रिएट करना चाहेगी पुलिस, ताकि गुत्थी सुलझाने में, थ्योरी तैयार करने में ज्यादा मुश्किलें ना हो। और इसीलिए काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में तीनों हत्या आरोपियों को प्रयागराज ले जाया गया है और यहां पर सीजेएम कोर्ट में आज उनकी पेशी होगी। इस दौरान कस्टडी की मांग की जाएगी। और अब आपको इस खबर से जुड़ी एक एक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगियों के जरिए, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हमारे साथ संजय खान होंगे, प्रयागराज से जुड़ गए हैं, और साथ में ज्ञानेंद्र मिश्रा भी जुड़ गए। सबसे पहले संजय खान के पास में। संजय खान, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है नहीं प्रतापगढ़ और प्रयागराज के बीच में, क्या जानकारी आपके पास है? क्या पुलिस की टीम है वो लेकर पहुंच चुकी है इन तीनों आरोपियों को या फिर अभी रास्ते में कहीं पर है अभी? जी बिल्कुल पंकज जी, आपको बता दें जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ डबल मर्डर हत्याकांड के तीनों शूटरों को प्रतापगढ़ से पुलिस जो एसआईटी की टीम थी वो लेकर निकली और प्रयागराज अब पहुंच चुकी है और सीजेएम कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। सीजेएम कोर्ट में लगभग 11 बजे पेशी होगी। पेशी के दौरान पुलिस रिमांड के लिए बहस होगी, जो कि पुलिस रिमांड अपनी प्रार्थना पत्र सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांग रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार सीजेएम कोर्ट कितने दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड देती है। सबसे अहम सवाल यह है पंकज जी कि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ का हत्या हुआ, हत्या के बाद एक एसआईटी टीम गठित की गई। एसआईटी टीम ने कल के दिन 19 पुलिस कर्मियों से अलग अलग सवाल पूछे गए, किस तरीके से सुरक्षा में मौजूद थे पुलिसकर्मी, कौन उस वक्त जो सरेंडर कर रहे थे शूटर, उनको कौन से पुलिसकर्मी ने गिरफ्तार किया था, और उसके बाद सुरक्षा में मौजूद रहे तो किस तरीके से शूटर उसमें प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद किस एंगल से शूटरों ने शूट आउट किया, और तमाम तरीके के जो सीसीटीवी फुटेज थे कालवेन अस्पताल के और जो भी अन्य सीसीटीवी फुटेज सामने लगे थे वो भी पूरी तरीके से एसआईटी के हाथ लगे, अपने कब्जे में लिए और अलग अलग तरीके से पूछताछ की जा रही। अब पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के लिए जो तीनों शूटर है उसकी प्रयास कर रही है। सीजेएम कोर्ट में बहस के दौरान इनको रिमांड मिलेगी। रिमांड के दौरान ये जरूरी हो गया पंकज जी कि आखिरकार रिमांड पे चल रहे अतीक और अशरफ की तीनों शूटरों ने हत्या कर दी और पुलिस की मौजूदगी में जो कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ को कालवेन अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के दौरान ले जाया जा रहा था। तो अब पुलिस हर एक तरीके से कड़ी जोड़ रही है, गुत्थी को सुलझा रही है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सीजेएम कोर्ट की तरफ से रिमांड मिलने के बाद इनसे अलग अलग तरीके से पंकज जी पूछताछ करेगी। आखिरकार ये रेकी कैसे कर रहे, कितने दिनों तक यहाँ ये जानकारी जुटा रहे थे, उसके बाद किस गाड़ी से आए थे, क्या मोटिव था इनका हत्या करने का, किसका तार कहां से जुड़ा है, क्या बड़े बिल्डरों से था या बड़े माफियाओं से था या कहीं सफेद पोस्ट जो नेताओं का था। बिल्कुल, ने ये तमाम कनेक्शन अभी खंगाले जाने कि आखिर हत्या के पीछे का मोटो क्या है, वजह क्या है, क्योंकि इन तीनों आरोपियों को तो पकड़ा गया, लेकिन फिलहाल इनका मोटो क्या रहा था, मकसद क्या था, क्यों इन्होंने मारा, ये पुलिस को अभी तक पता नहीं चल पाया है। ज्ञानेंद्र के पास चलते। ज्ञानेंद्र, जाहिर सी बात है प्रतापगढ़ जेल से काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इन तीनों आरोपियों को ले जाया गया। प्रतापगढ़ में भी क्या कुछ जानकारी मिल पाई, इनसे कुछ पूछताछ वगैरह की भी खबर है क्या, और कैसे इन्हें ले जाया गया, मतलब कब ले जाया गया? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पंकज कि इन लोगों को जो पहले रूट था, पहले रूट मैप के हिसाब से बात करें तो इनको सुराव होकर जाना था, लेकिन उस रूट मैप को कैंसिल कर दिया गया
क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग भी पड़ती है, क्रॉसिंग अगर बंद रही तो फिर दिक्कतें हो सकती थी। तो रूट चार्ट की बात करें तो इनको यहाँ से लखनऊ वाले हाईवे पे पहले चढ़ाया गया, फिर उसके बाद वहाँ जटवाड़ा थाने होते हुए, बागरा होते हुए लाल गोपालगंज से प्रयागराज ले जाया गया है। प्रयागराज अभी जो ताजा अपडेट आ रही है, प्रयागराज ये लोग पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में, मात्र आधे से पौन घंटे में जो है इनको सीजेएम कोर्ट में तीनों को सूत्रों को पेश किया जाएगा। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास ये लोग पहुंचे थे। प्रयागराज की टीम पहुंची थी, डूमनगंज थाना, शाहगंज थाना पहुंचे थे। तो यहाँ पे आने के बाद डिस्कशन हुआ और प्रतापगढ़ के एसपी थे और पुलिस लाइन सीओ और एडिशनल एसपी लोग जो है डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन के बाद एक अर्थ निकलता है कि पहले प्रतापगढ़ पुलिस ले जाएगी और प्रयागराज यहाँ से लौट जाए। हाँ, क्योंकि किसी को नहीं पता चलेगा। एक चीज ये भी थी कि पता किसी को न चले, लेकिन आखिरी में फिर ये डिसाइड हुआ कि ना कि प्रतापगढ़ ले जाएगी, प्रयागराज पुलिस लेके जाएगी, वो सीधे वो कोर्ट में लेके जाएंगे। तो पूरी रात जद्दोजहद के बाद ये डिसाइड किया गया प्रयागराज, जिसमें डूमनगंज थाना के एसएचओ और शाहगंज के एसएचओ थे और दोनों लोग पहुंचे थे। भारी पुलिस मात्रा में पहुंचे थे। प्रिजन वैन में पूरी सिक्योरिटी थी और आपको बात करें कि जितने भी पुलिसकर्मी आए थे सब ऑटोमेटिक असलहों से लैस थे और बॉडी पे बॉडी कैम लगे हुए थे और हर एक मूवमेंट का वो लोग भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हर एक शख्स से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मीडिया को दूर रखा गया था, तकरीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पे रखा गया था। जिला कारागार की बात करें तो जिला कारागार में आपको बता दें कि 300 मीटर पे एक गेट है, उस गेट को जो है बंद कर दिया गया था। और जिला कारागार पहुंचने वाले, चाहे वो पैदल के रास्ते हो या फिर बाइक के रास्ते हो या कार के रास्ते हो, कम से कम 3 से 4 रास्ते हैं कार से आने के, तो वहाँ पे उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। कल से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी कि कोई भी जो है मतलब अब जो आम लोग हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल ना कर पाए और यहाँ से उनकी दूरी बने रही है, पूरी कोशिश थी। बिल्कुल देखिए, तो संजय, देखिए जिस तरीके से प्रतापगढ़ में हमने देखा कि एकदम सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद कि आम लोग वहां से गुजर ना सके, और साथ में एक खास बात जो नजर आई वो यो कि ऑटोमेटिक हथियारों के साथ में पुलिस वाले भी इस वक्त तैनात, यानी कि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए और वो एकदम से वो एक्टिव हो जाए, इंतजार ना करना पड़े उन्हें। और संजय, एक मीडिया से दूरी बनाए जाने की बात भी सामने आ, जाहिर सी बात, क्योंकि मीडिया कर्मी के रूप में उसी की आड़ में ही इन्होंने हत्या की थी। क्या कोई अलग से एडवाइजरी यहाँ पर जारी हुई प्रयागराज में? क्या मौका मिल पाएगा आप लोगों को वहां तक पहुंच पाने का या विजुअल बना पाने का? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो घटनाक्रम हुआ है वो कहीं ना कहीं मीडिया की आड़ में हुआ है, तो ऐसे में दिक्कतें थोड़ी सी मीडिया कर्मियों की बढ़ गई। आप लोगों के लिए कोई एडवाइजरी क्या वहां पर? जी बिल्कुल पंकज जी, आपको बता दें जिस तरीके से तीनों शूटरों को जब कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो सीजेएम कोर्ट का एक जो मेन गेट है वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और वहां पे शूटरों को अंदर ले जाया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था तो भी मीडिया को दूर रखा गया था, और ऐसे ही मीडिया के हालात में जब ये शूटर पहुंचे अतीक और अशरफ के हत्या करने के लिए, तो मीडिया के रूप में पहुंचे, तो मीडिया को कहीं ना कहीं इससे दूर रखा जा रहा है कि ऐसा कहीं ना हो सके कि जो यूपी पुलिस के लिए गलती हुई, अतीक अहमद के हत्या में चूक हुई है, ऐसे फिर से इन शूटरों की भी कहीं हत्या न हो जाए, जिसको लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद की हुई कि ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके से जानकारी जुटाने से पहले जो सूत्रों से जो जानकारी मिलेगी, जो पर्दाफाश होगा, जो राज खुलने हैं वो भी ना रह जाए और इनकी भी हत्या कर दी जाए, क्योंकि कई तरीके से राजनीतिक गलियारों में भी इसकी हलचल मची हुई है। तो यहाँ पे भी मीडिया को दूर रखा जा रहा है, सीजेएम कोर्ट में पेश किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से अधिकारियों को भी बोलने से मना कर दिया गया है कि आखिरकार है क्या। लेकिन सूत्रों से जो खबर चल रही, मीडिया अपने स्तर से उसको जानकारी जुटा के दर्शकों तक पहुंचा रही कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से तीनों सूत्रों से पुलिस पूछताछ करेगी, पूछताछ के दौरान किस तरीके से पर्देफाश करती है। जो अतीक और अशरफ ने 2 दिन की रिमांड के लिए पुलिस जो जिस तरीके से एटीएस, यूपी एसटीएफ और पुलिस ने अपने सवालों के बौछार किए थे, तो हद तक सवालों के जवाब अतीक और अशरफ ने दिए थे, पुलिस का सहयोग किए थे। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार जितने पुलिस के जवाब मिले थे
वो किस तरीके से अतीक और अशरफ के हत्या के बाद किस तरीके से उसका उजागर होता है। कुछ नकाबपोश, सफेद नकाबपोश से कुछ वर्दीधारियों का भी नाम लिया गया था, जो बड़े बिल्डर थे उनका भी जिक्र था, क्योंकि इनके जो रजिस्टर में जो दस्तावेज में करोड़ों की लेन देन की बातें सामने आई थी वो भी था। तो अब ऐसे में ये सोचना है कि आखिरकार एसआईटी की टीम इन तीनों शूटरों से हत्या के राज उगलवाने के बाद किस तरीके से पुलिस पर्दाफाश करती कि आखिरकार अतीक और अशरफ का जो कनेक्शन था उमेश पाल हत्याकांड के लिए, अब अतीक और अशरफ का हत्याकांड के लिए किसका कनेक्शन था, इसको उजागर करने के लिए पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। अब चुनौती को किस तरीके से स्वीकार करके पुलिस उसको उजागर करती है, पर्दाफाश करती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पंकज जी, तो ज्ञानेंद्र, अभी तक बात करें हम तो मतलब क्या क्या जानकारियां इन शूटरों के जरिए अभी पुलिस को पहुंची, क्या कुछ ऐसी जानकारी है? क्योंकि देखिए लगातार संजय भी बता रहे हैं कि पूछताछ तो लगातार चल ही रही है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें रखा भी गया है। तो कुछ जानकारियां जो अब तक इनके जरिए पहुंची, एक तो बस अभी तक जो पुख्ता जानकारी वही है कि कानपुर का कनेक्शन निकला जिसमें हथियार उन तक पहुंचा है। उसके अलावा क्या कुछ जानकारी इन्होंने अब तक दी है? क्योंकि प्रयागराज में बहुत ज्यादा जानकारी दी थी इन्होंने, अब क्या प्रतापगढ़ में कुछ जानकारी निकल पाई इन लोगों से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि शूटर जो थे उनको जिसमें राजा भैया कभी बंद हुए थे तो उसी में रखा गया था। लेकिन एक चीज है कि अगर जेल शूटरों की माने तो ये शूटर किसी से बात करने को तैयार नहीं हो रहे थे और ज्यादा पुलिस कर्मियों से भी बात नहीं कर रहे थे। अगर बात करें तो इसमें सबसे हार्डकोर क्रिमिनल अगर कोई है तो है सनी, और वो दोनों लोगों को अपने ही अंडर में रखा था। हर जगह जो है हर मूवमेंट पे अगर कोई कहीं भी जाता तो वो बोल देता कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो ये दबाव बना के रखा था उन दोनों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो ये किसी भी पुलिसकर्मी से भी बात नहीं की। जब से प्रतापगढ़ पहुंचे थे तब से इन्होंने कभी किसी पुलिसकर्मी से अगर इनको कुछ चाहिए भी होता था तो ये किसी से कुछ बोलते नहीं थे। अगर पानी जैसे बैरक में खत्म हो जाता तो जब कोई आए पूछे पानी चाहिए तो हाँ पानी चाहिए, बस इतना ही बोलते थे। मतलब यानी कि एकदम से रिजर्व ये रह रहे हैं और बिल्कुल भी इनका मतलब इनके मन में क्या, इनकी मंशा क्या थी ये जानकारी ये वो उसका खुलासा कर ही नहीं रहे हैं और ना ही वो जाहिर होने दे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप दोनों, संजय आपका भी, ज्ञानेंद्र आपका भी नजर आप बनाए रहे ताकि हम दर्शकों तक पल पल की जानकारी पहुंचाते रहें, बताते रहें कि अब आगे क्या क्या होगा जब सीजेएम कोर्ट में पेशी होगी। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। इधर बस्ती के जिला अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को ठहरने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है। डीएम ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। देखिए रैन बसेरा यहां पर बनाए गए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन को दिशा निर्देश दिया गया है, जिला अस्पताल में रैन बसेरा बनाया गया है। अब जो मरीज के तीमारदार हैं उनको परेशानी यहां पर नहीं होगी किसी तरह की और इसलिए उन्हें यहां पर रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि आमतौर पे जब जगह नहीं होती तो फिर मरीज के परिजनों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। वो अस्पताल परिसर में यहाँ वहाँ किसी तरीके से वो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने मरीज को वो इस तरीके से छोड़कर जा भी नहीं सकते और इसलिए अटेंडेंट के लिए हमेशा से दिक्कतें रहती। तो यहाँ पर इस वक्त एक रैन बसेरा बनाया गया है, इसी का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर व्यवस्थाएं जो थी उसको डीएम ने जायजा भी लिया और बताया कि सुविधाएं मिलनी चाहिए पूरी तरीके से। तो अस्पताल प्रबंधन को दिशा निर्देश दिया गया है, रैन बसेरा बनाया गया है। ये एक सौगात की तरह है, ये एक उस सौगात की तरह है जो आमतौर पे गरीब जो मरीज होते हैं उनके परिजनों को के लिए बहुत बड़ी सौगात की तरह है, क्योंकि अस्पतालों में उन्हें एक तो गरीब होते हैं वो ऐसा भी नहीं कि कमरा लेकर या होटल लेकर आसपास में रुक पाएँ, धर्मशाला जा पाएँ, उन्हें अपने मरीज को भी लगातार देखना होता है और साथ में अस्पताल के आसपास वो खुद कैसे रहें ये भी उन्हें सुनिश्चित करना होता है। तो ऐसे में ये रैन बसेरा काफ़ी काम आएगा उनके। तो डीएम ने इस रैन बसेरा का उद्घाटन भी किया और कई तरह के दिशा निर्देश दिए और व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए सुविधाओं की बढ़ोतरी करने की बात की है। लेकिन अस्पताल में रैन बसेरा खुलने से अब मरीज के परिजन काफ़ी खुश हैं, उन्हें काफ़ी सहूलियत हो जाएगी यहाँ पर रुकने में, यहाँ ठहरने में।
तो देखिए, गरीब मरीज जो होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि उनके पास ले देकर सरकारी अस्पताल ही बसते हैं अपने इलाज के लिए। और सरकारी अस्पतालों की स्थिति कई जगहों पर ऐसी होती है कि वहाँ पर मरीज के परिजन यानी कि अटेंडेंट तो छोड़िए, मरीजों के लिए सही व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं। तो ऐसे में ये एक काबिले तारीफ काम है जिला अस्पताल का, जहाँ पर रैन बसेरा बनाया गया है। तो एक बहुत ही शानदार पहल ये, और डीएम ने भी इसकी तारीफ की और कहा कि अब चीज़ों को ठीक किया जा सके। जाहिर सी बात है, सरकारी अस्पताल है तो ये उतनी चमक दमक वाले तो नहीं होंगे, लेकिन बावजूद अगर रात बिताने की बात हो तो कम से कम मरीज के परिजनों को ये सहूलियत यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से दिया जा रही है, अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ पर वो आराम कर पाएंगे, यहाँ नहा पाएंगे, नित्य क्रिया कर पाएंगे। और देखिए, हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। देखिए विवेक, ये अपने आप में एक अच्छी पहल, और ये कहीं ना कहीं चुभता है, कई बार चुभता है कि कोई गरीब मरीज अगर इलाज कराने के लिए अस्पताल जाता है तो जो उनके परिजन होते हैं, जो तीमारदार होते हैं, वो अपने लिए मतलब रहने की व्यवस्था कैसे करे, कहाँ पर वो आराम कर सके, ये समस्या हमेशा बने रहती है। तो ये पहल कैसे शुरू हुई, मतलब कैसे ये आइडिया आया कि यहाँ पर रैन बसेरा बनना चाहिए, या निर्देश था किसी तरीके का? ये पंकज आपको बताना चाहेंगे, ये जो निर्देश है, ये जो पहल है बस्ती की डीएम जो है प्रियंका रंजन, उन्होंने किया है। उन्हीं के द्वारा ये सोल्यूशन दिया गया, और जो यहाँ के एसओसी है उनको भी आदेश दिया गया था, जिसके बाद ये रैन बसेरा बनकर तैयार हुआ, और इसका उद्घाटन खुद डीएम प्रियंका रंजन ने किया है। आपको बता दें, इससे जो मरीज हैं, उनके जो तीमारदार, आने वाले तीमारदार हैं, उनको निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी। और आपको बता दें, उनका आधार कार्ड जो है वहाँ पे जमा होगा, और जब वो जाने लगेंगे अपना सामान लेके, तब आधार कार्ड उनको मिलेगा। यानी आप बता दें कि इससे काफी दिक्कतें होती मरीज के तीमारदारों को पंकज, उसमें काफी सहूलियत मिलेगी, और काफी अच्छी पहल ये बस्ती की डीएम जो है और वहाँ के जो साइसी है डॉक्टर आलोक वर्मा, और उन्होंने बताया है, यह भी बताया है कि साइसी ने 24 घंटे महिलाओं के लिए 11 बेड का रैन बसेरा तैयार किया गया है। और यहाँ तक कि 11 बेड का रैन बसेरा जो महिलाओं के लिए तैयार किया गया है, वो उसमें 24 पुरुषों के लिए भी तैयार किया गया है। जी तो विवेक, ये जो रैन बसेरा, ये अस्पताल में जो वार्ड वगैरह है उन्हीं के अगल बगल मौजूद है कि अलग से थोड़ा दूर हट कर रही है? जी पंकज को बता दें, जो रैन बसेरा वो जहाँ पे मरीज भर्ती होंगे वहीं आसपास ही है, और जो महिलाओं के लिए अलग व्यवस्थाएं है और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्थाएं है। यानी महिलाओं के लिए 11 बेड और पुरुषों के लिए 24 बेड की व्यवस्था की गई है। और इससे काफी जो एक अच्छी पहल बस्ती की डीएम जो प्रियंका रंजन, उनके द्वारा एक किया गया है, और वहाँ के एसआईसी जो है डॉक्टर आलोक वर्मा, उनके द्वारा एक पहल बनवाया गया है, और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताइए कैसे गरीब मरीजों को ध्यान में रखते हुए, उनके तीमारदारों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में रैन बसेरा बनाया गया है। एक शानदार पहल, और डीएम ने भी इसकी काफ़ी तारीफ की और कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ पर तीमारदारों के रहने की व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा, सुविधाएं थोड़ी और बढ़ाई जाएंगी। रायबरेली से बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर कोयला लादकर जा रही मालगाड़ी में अचानक से आग लगने की खबर है। मालगाड़ी से धुआं उठते देख जीआरपी और आरपीएफ ने तुरंत फायर सर्विस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जीआरपी और आरपीएफ की सतर्कता से एक बड़ा हादसा यहां पर टला है। मालगाड़ी सोनभद्र से कोयला लादकर लखनऊ रायबरेली के रास्ते दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान रायबरेली स्टेशन पर इस मालगाड़ी से धुआं उठता देखा गया। हमें 10 बजे की सूचना मिली लगभग कि यहाँ पे बोगी में आग लगी है। मैं अपने वहाँ से एक यूनिट लेकर अपना यहाँ पर स्टेशन पर आए, देखा तो यहाँ पर आग लगी हुई है बोगी में, लेकिन लाइट न कटने की वजह से हम लोग आधे घंटे लगभग 15-20 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ कि लाइट कटे तो उसके बाद आग बुझाना प्रारंभ करें। रेल प्रशासन का कहना है, रेल पुलिस का कहना है और जीआरपी का कहना है कि जैसे ही मैंने सूचना आपको दी, तत्काल 10 मिनट के अंदर आप उपलब्ध हो गए गाड़ी लेकर। हाँ, तो इंस्पेक्टर साहब बता रहे, जीआरपी इंस्पेक्टर बता रहे कि आप 6 मिनट के अंदर आ गए। और आफ्ताब अहमद जुड़ गए इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। आफ्ताब मेहताब, क्या अभी स्थिति है, यानी कि रवाना कर दिया गया मालगाड़ी को, आग पर काबू पा लिया गया पूरी तरीके से?
बिल्कुल पंकज, आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली शहर का है। रेलवे स्टेशन पर ये मालगाड़ी खड़ी हुई थी कोयला लादकर, और आपको बता दें कि ये मालगाड़ी सोनभद्र से कोयला लादकर दिल्ली जाना था इसको, और ये सोनभद्र से आकर के रायबरेली रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। तभी इसमें अचानक से मालगाड़ी के जो डिब्बे थे उसमें धुआं उठता देखा गया। तब जीआरपी और आरपीएफ में हड़कंप मचा। तत्काल उन लोगों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी, और सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और आग को बुझा दिया। अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी लापरवाही की जाती तो बहुत ही बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन अब पूरी तरीके से आग पर काबू पाया गया है और मालगाड़ी को दिल्ली के लिए रवाना भी किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेहताब, हमारे साथ जुड़े आप।